पूरे दिन खाना ही बनाते हो यार। अभी भी खाना बनाना है, रात में भी बनाना है। कितना खाना खाते हो? अच्छा अभी बनाएंगे तो खाएंगे, ओके। हाँ तो 9 बजे के बाद बनाया करो, नहीं तो 7 बजे से पहले बना के रख दिया करो, जिससे कि सीधे 9 सवा 9 बजे छूटते ही खाना खाना शुरू कर दो। अच्छा तुम खाना खाती ही नहीं हो तो बहुत बढ़िया है। जो खाना नहीं खाता उसको तो कोई चिंता ही नहीं। जो खाना नहीं खाता घूस भी नहीं खाएगा। जब खाना ही नहीं खाना है तो फिर घूस भी क्या खाना, वो तो वैसे नैतिक हो जाएगा। चलिए कोई सवाल है पिछली क्लास से तो बताइए, नहीं तो हम लोग कांत की एक दो आलोचना करेंगे और उसके बाद रॉल्स नाम के विचारक में पढ़ेंगे जाके ये कि वो नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे करता है। कांत में आप देख चुके कैसे करता है, रॉल्स में जाएंगे। अलीमा जी आपको मेरा प्रणाम, नमस्ते। इथिक्स में आ जाओ, ज्योग्राफी को छोड़ दो। बैकग्राउंड झिलझिला रहा है। हाँ यार सही कह रहे हो, कुछ झिलझिला तो रहा है कुछ ऐसा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली राइट। तुम्हारा पहले से ही है तो बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा कांत की एक आध आलोचना सुनिए। कुछ है इस पे लहर आ रही, मैं भी देख रहा हूं, शायद कैमरे की सर्विसिंग का इशू होगा, या हो सकता है कल मैंने शुभ संकल्प बताया, उसमें बताया कि ऐसा संकल्प जो विचलित ना होता हो, जिसमें देश काल परिस्थितियों से कोई फर्क ना पड़ता हो। इसको सुन के कैमरा विचलित हो गया हो कि ऐसा कौन सा संकल्प है भाई। शुभ संकल्प का मतलब ऐसा संकल्प जो संवेगों से, भावनाओं से, परिस्थितियों से, परिणामों से, देश से, काल से प्रभावित ना होता हो, उस संकल्प को शुभ संकल्प कहते हैं। अमित कुमार जी इसमें मेरा पैसा नहीं लगता, ये सब पीडब्ल्यू का है। मेरा क्या है, ना मैं कुछ लेके आया था ना कुछ लेके जाऊंगा, सब पीडब्ल्यू का है। जो मेरे स्टूडियोज हैं जितने भी, वो सब पीडब्ल्यू नहीं बनवाए। उन्होंने कहा कि जहां जहां पढ़ाएंगे हम वहां स्टूडियो बनवा देंगे, तो ये उन्हीं का है, उनको ठीक करवाना होता है। मेरा एक भी पैसा नहीं लगता भाई। फिजिक्स वाला की चिंता छोड़ दीजिए, आप माया मुंह से ऊपर उठ जाइए, दे देंगे। वो संकल्प कांत कहता है जो देश से, काल से, परिणाम से, सुख से, दुख से, परिस्थिति से, इन सबसे बदलता नहीं, उसको शुभ संकल्प कहते हैं। कांत मानता है कि परिणाम निरपेक्ष कठोर नैतिकता का पालन यही शुभ संकल्प कर सकता है। इसी शुभ संकल्प के जैसा गीता में जो मिलता जुलता संकल्प उसको स्थित प्रज्ञ कहा गया। गीता कहती है जो आदमी स्थित प्रज्ञ है वही निष्काम कर्म कर सकता है। कांत कहता है जिस आदमी में शुभ संकल्प है वही कर्तव्य के लिए कर्तव्य की नैतिकता का पालन कर सकता है। ठीक है, एक आलोचना कांत की और सुन लो। अच्छा चलो, एक आलोचना और सुनो। मान लो कांत में तुमने पढ़ा उसकी नैतिकता अपवाद रहित है, परिणाम निरपेक्षतावादी है, अपवाद रहित है, कठोर नैतिकता है। कांत में इस सवाल का जवाब नहीं मिला। कल तुमको दिखाया था कि कांत की नैतिकता का पालन करेंगे तो इतनी कठोर नैतिकता में कई बार हमको पता होगा कि परिणाम खराब आने वाला है, लेकिन कांत ने तो नियम बना दिया सार्वभौमिक। तो सार्वभौमिक नियम तो ऐसा होता है जो किसी परिस्थिति में नहीं बदलता, परिणाम से भी नहीं बदलेगा। तो देखा था तुमने टुटेजा जी ने ये जानते हुए भी कि मैं 3 लोगों को गोली मार सकता हूं, अपना वायदा निभाया और मेरी बंदूक मुझे वापस कर दी और मैंने 3 लोगों को गोली मार दी। इससे आपने सीखा था कांत की नैतिकता का अगर हम हर समय पालन करेंगे तो कई बार बहुत भयावह परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। दूसरी आलोचना देखिए, कांत की नैतिकता में सारे नियम सार्वभौमिक होंगे। जैसे वायदा निभाने का नियम कल आपने सीखा, जिसका टुटेजा जी ने पालन किया, क्योंकि देश काल परिस्थिति में नियम बदलता नहीं, सार्वभौमिक नियम था, टुटेजा जी को मानना पड़ा। उस नियम को भी, वायदा निभाने के नियम को मानना पड़ा, भले मैं उससे कोई काम करने जा रहा था जिसका परिणाम भयावह था। तो सारे कांत के नियम जब सार्वभौमिक होंगे तो सारे नियम एक स्तर के हो जाएंगे, और जब सारे नियम एक स्तर के हो जाएंगे तो इन नियमों में अगर टकराव हो जाए कभी, तो कांत ये नहीं बता पाएगा कि उनमें से कौन सा नियम चुने, किस नियम को तरजीह मिले। जैसे कांत के हिसाब से सच बोलना भी नियम है, और कांत के हिसाब से दूसरे की जान बचाना भी नियम है, निर्दोष आदमी की जान बचाना भी नियम है। दोनों सार्वभौमिक नियम होंगे। तुम अगर जानना चाहोगे दोनों सार्वभौमिक नियम कैसे होंगे, तो तुम देख लो। तुम अगर निर्दोष हो, तुम्हारी जान खतरे में है, तो तुम क्या चाहोगे, दूसरा आदमी तुम्हारी जान बचाए कि ना बचाए। तुम चाहोगे तुम्हारी जान बचाई जाए, तुम निर्दोष हो तो तुमको भी दूसरे की जान बचानी पड़ेगी। इसका जान बचाना, निर्दोष आदमी की जान बचाना सार्वभौमिक नियम होगा। तुम क्या चाहोगे, दूसरा तुम्हारे साथ लोग झूठ बोले कि सच बोले। तुम चाहोगे तुम्हारे साथ लोग सच बोले तो तुमको भी सच बोलना पड़ेगा। तो सच बोलना और जान बचाना दोनों नियम हो गए। अब किसी दशा में मान लो दोनों नियम आपस में टकरा गए, मान लो किसी दशा में दोनों नियम टकरा गए, मैं कैसी दशा बना रहा हूं जहां दोनों नियम टकरा जाएंगे। कौन से दो नियम, हम थोड़ी देर के लिए अभी कांट की आलोचना पे बात कर रहे हैं, फिर हम सीधे चले जाएंगे जॉन रॉल्स में। इसमें देखा तुमने कि सच बोलना चाहिए, ये भी हो गया,
सार्वभौमिक नियम और निर्दोष व्यक्ति की जान बचानी चाहिए, यह भी हो गया। सार्वभौमिक नियम, दोनों नियम कैसे हैं? दोनों नियम कठोर, अपवाद रहित नियम है। कठोर अपवाद रहित मतलब जो देश काल परिस्थिति में बदलेगा नहीं। संजीवनी जी, आपको क्या लगता है कि जो मैं उदाहरण बताता हूं वो गप मारने के लिए? बिल्कुल लिखने के लिए भाई। हाँ, कोई लंबा चौड़ा उदाहरण मैंने बताया समझाने वाला तो वो नहीं लिख सकते, लेकिन कल जैसे बताया कि कांत में क्या लिखोगे? कांत में कठोर नियमों का पालन करने पर कई बार बुरे परिणाम आएंगे जिनको जानते बूझते हुए भी हम रोक नहीं पाएंगे। और वहां कहोगे जैसे वायदा निभाने के नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति को उस समय उसकी बंदूक वापस की जाए जब वो किसी की हत्या करने का इरादा रखता है, तो वायदा निभाने का नियम बुरे परिणाम उत्पन्न करेगा, ऐसे लिखोगे। और उसे कहानी थोड़ी सुनाओगे। मैं बताता हूं कहानी सुनाकर कि मनाली गया, मनाली से लौट रहा था, काल का शताब्दी में झगड़ा हो गया, वो सब गायब हो जाएगा। उसकी जगह से इतना आएगा कि वायदा निभाने के नियम का हम हर समय अगर पालन करें तो कोई व्यक्ति, हमने किसी व्यक्ति ने क्या किया, जब मुझसे कोई वायदा करवाया तो वो ठीक था, मेरा वायदा करने के बाद पागल हो गया, अब अपना सामान मांगने वापस आ गया। पागल व्यक्ति सामान से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। कांत के साथ मुझे तो नियम का पालन करना पड़ेगा। तो आप इस तरह के उदाहरण समझाएंगे, जैसे बंदूक देने का वायदा निभाने का नियम, बंदूक से जुड़ा वायदा निभाने का नियम। उसको लिखने में भाषा संक्षेप करनी पड़ेगी, लेकिन वो उदाहरण काम करेगा। ठीक है, आइए अब जरा देखिए, ये दोनों नियम कठोर हैं। अब जरा देखिए, अगर इन दोनों में क्या हो जाए, अगर इन दोनों नियमों में टकराव हो जाए, इन दोनों नियमों में टकराव हो जाएगा। जैसे उदाहरण समझो, मान लो एक व्यक्ति मेरे पास भागता हुआ आया, उसने कहा कि कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मेरी जान बचा दीजिए। कहा कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े, मेरी जान बचा दीजिए। आपने कहा ठीक है, मेरे घर में जाओ, छुप जाओ। वो व्यक्ति आपके घर में जाके छुप गया। जैसे आपने उसको छुपाया, थोड़ी देर बाद कुछ लोग भागते उधर से आए। अगर वो लोग भागते हुए आए और निकल जाते, आपसे कुछ ना पूछते, तो कोई बात नहीं, एक ही नियम था जान बचाने का, आपने बचा दी। लेकिन वो लोग भागते आए और आपसे आके पूछा कि आपने एक आदमी को जो लाल रंग की कमीज पहने हुए है उसको देखा है क्या? आपके घर में तो नहीं गया है। तब आपके सामने संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जान बचाना भी नियम है और झूठ ना बोलना भी नियम है, सच बोलना भी नियम है। अगर आप सच बोलेंगे तो गुंडे आपके घर में जाकर उस आदमी को मार देंगे, जान नहीं बचा पाएंगे आप। और अगर जान बचाना चाहेंगे तो उन गुंडों से झूठ बोलना पड़ेगा कि नहीं, मेरे घर में कोई नहीं गया। लेकिन कांत में तो नियम परिणाम निरपेक्ष होते हैं, और यहां दो नियम आपस में टकरा रहे हैं। पहले वाले नियम का पालन करूंगा तो दूसरा टूट रहा है, दूसरे वाले नियम का पालन करूंगा तो पहला टूट रहा है। तो कांत तो कहता है कि हर नियम कठोर है, हर नियम अपवाद रहित है, लेकिन इसमें तो एक साथ दोनों नियम लग ही नहीं पाएंगे। कांत की नैतिकता इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं दे पाती। कांत यह समझा नहीं पाता है कि ऐसी दशा में जहां इस तरह के दो नियम आपस में टकराएंगे, उस दशा में हमें क्या करना चाहिए, कांत नहीं समझा पाएगा। तो कहा जाएगा, कांत की दूसरी आलोचना यह है कि कांत के नियमों में कोई श्रेणी क्रम नहीं है कि ऊपर का नियम या नीचे का नियम टकराव हो जाए तो ये मानना है। सारे नियम कांत ने एक स्तर के बना दिए, जबकि उन सारे नियमों का हमारी दुनिया में हर समय पालन करना संभव नहीं होगा। नियम आपस में टकराएंगे, जब नियम आपस में टकराएंगे तो उस दशा में क्या करना चाहिए, कांत इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसलिए कांत की आलोचना की जाती है। अब चलिए, कुछ लोग ये भी आलोचना करते हैं कांत की, तो अगर इन दोनों नियम टकराव हो जाए तो क्या करना चाहिए। कांत इस प्रश्न का उत्तर नहीं देता, कांत इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कांत की एक आलोचना यह कहकर भी की जाती है कि कांत की नैतिकता इतनी कठोर है कि इससे निर्धारणवाद बन जाता है और संकल्प की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। निर्धारणवाद समझते हो, पढ़ाया है, याद करो। जब वस्तुकरण पढ़ाया था, मानव सहसंबंध पढ़ाया था, धुंधला सा कुछ याद आ रहा हो, बताया था। निर्धारणवाद वो सिद्धांत जो कहता है सब कुछ पहले से तय है, और जहां निर्धारणवाद लगता है वहां चीजों का वस्तुकरण हो जाता है। वस्तुकरण का मतलब होता है जैसे वस्तुओं का सब कुछ पहले से तय होता है, चाकू केवल काटेगा, ऊपर फेंकी जाने वाली चीज नीचे गिरेगी। वैसे कांत में इतने कठोर नियम सब कुछ तय हो जाएगा नियमों से। और तुमने पढ़ा था जहां सब कुछ पहले से तय हुआ तो विकल्प नहीं रह गए, और विकल्प नहीं रह गए तो क्या पढ़ा था, नैतिक मूल्यांकन की शर्त लागू नहीं होगी। नैतिक मूल्यांकन की शर्त का क्या संबंध था, क्या कब लागू होती है,
जब काम मेरी मर्जी से हो, स्वैच्छिकता से हो। इन कांत में नियम बनने के बाद तो मनुष्य इतना बढ़ गया कि उसकी इच्छा का कोई महत्व नहीं रह गया, उसको हर दशा में नियम का पालन करना है। तो लोग क्या आरोप लगाते हैं? इससे मानव की चयन की आजादी समाप्त हो जाती है, विकल्पों की बहुलता समाप्त हो जाती है। ठीक है, इस तरह की आलोचना भी कांत की जाती है। तो ऐसी आलोचनाओं के कारण कांत की नैतिकता को हम हर समय लागू नहीं कर पाएंगे। अगर कांत की नैतिकता की कोई आलोचना ना होती, हर समय नैतिकता लागू होती, तो फिर हमको दूसरी नैतिकता को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम क्लास में निकले थे कि किसी दुविधा की दशा में क्या करना चाहिए उसका पता लगाना है, और उसके लिए हमको पता लगाना है कि नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे होती है। अगर कोई हमको ये फार्मूला सिखा दे तो हम जितने विकल्प होंगे उसमें ढूंढ लेंगे किस विकल्प में वो नैतिकता वाला सार है, उसी विकल्प को चुन लेंगे। कांत ने कहा कि किसी दुविधा की दशा में कौन सा विकल्प नैतिक है इसका पता लगाना उचित इरादे से, और उचित इरादा वो होगा जिसमें सार्वभौमिकता मनुष्य को साध्य मानने की शर्त लागू हो रही हो। हमने वाला मॉडल मान लिया, लेकिन उस मॉडल को मान लिया अगर हमने, तो हमने पाया उस मॉडल को मानने पर तो अपवाद रहित नियम मिले, और ऐसे अपवाद रहित नियम इतने कठोर हैं कि उन नियमों का पालन करने पर कई बार खराब परिणाम उत्पन्न होंगे, फिर भी हम नियम तोड़ नहीं पाएंगे। हम नियमों से ऐसे बढ़ जाएंगे कि हमारी संकल्प क्षमता खत्म हो जाएगी। ऐसे कठोर नियम एक से ज्यादा होंगे, आपस में टकराएंगे भी। इस तरह की समस्या के कारण हम पा रहे हैं कि कांत ने नैतिकता की पहचान करने का एक मॉडल तो बताया, बहुत जगह मॉडल काम भी करेगा, लेकिन कई जगहों पर ये मॉडल उन जगहों पर काम नहीं करेगा, खासतौर पर जहां नैतिकता का पालन करने पर परिणाम बहुत बुरा आएगा, जहां हम चयन की आजादी से वंचित हो जाएंगे या जहां नियम आपस में टकरा रहे होंगे। अब इसी बैकग्राउंड में हम एक दूसरे थिंकर के पास जा रहे हैं जो हमको सिखाएगा कि नैतिक अनैतिक की पहचान कैसे की जाएगी। वो भी परिणाम निरपेक्षतावादी है कांत की तरह, उसका मॉडल थोड़ा अलग है, कांत से प्रभावित रहा है। कांत के दूसरे सूत्र मनुष्य को साध्य मानना चाहिए उसका पालन भी करता है। वो उसी थिंकर को समझने जा रहे हैं और दूसरा मॉडल पढ़ने जा रहे हैं कि आपके सामने कोई दुविधा आए, किसी मामले में नैतिक अनैतिक की पहचान करनी हो, तो या तो कांत का पहला और दूसरा सूत्र लगा लेना, सार्वभौमिकता मनुष्य को साध्य मानने का, और या फिर इसको नहीं लगाना चाहोगे तो रॉल्स का सूत्र लगा लेना, जिसको हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरा थिंकर हमारा जो आज का है वो है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स, ठीक है। जॉन रॉल्स का भी ये जो इसका नैतिकता का मॉडल है, इसकी पढ़ाई से भी हम दो बातें करेंगे। एक यूनिट 1 जिसमें हम पहचानेंगे नैतिकता का सार, और दूसरा यूनिट 5 जिसमें हम भारत एवं पश्चिम के महान दार्शनिकों का नैतिक योगदान है। एक भाग में पढ़ेंगे नैतिकता के सार में कि रॉल्स नैतिकता की पहचान करने का क्या तरीका बताता है। रॉल्स के अनुसार उचित की पहचान कैसे होगी। अपने मन से दोनों में से, हाँ लग सकता है, जब आप पढ़ लेंगे तो हम ये सीखेंगे कि कैसे हम फार्मूला लगाना सीखते हैं, सीखेंगे। पहले एक बार नैतिकता की पहचान करना सीख लो, फिर फार्मूले वाली बात भी आगे सिखाएंगे। न रोलस होता है न रॉल्स होता है, अंग्रेजी इसकी RAWLS, JOHN, RAWLS। जॉन रॉल्स। अरे क्यों साइड करवाना चाहते हो, सब तो मिल जाता है तुमको स्लाइड में, अगले दिन जो जो यहां लिखा होता है सब छप के मिल जाता है। तुम तो केवल चैट में दिमाग लगाओ, सब लोग खूब चैट करो, कहीं छूट ना जाए। मौका छूटना नहीं चाहिए, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। अच्छा साइड हो जाएगा, लो भाई साइड हो गया। चलिए अब आइए जरा जॉन रॉल्स में। कांत में क्या देखा था? कांत में देखा था तुमने नैतिकता बराबर उचित इरादा, और उचित इरादे में तुमने देखा था सार्वभौमिकता मनुष्य को साध्य मानना।
रॉल्स में नैतिकता बराबर, इसमें भी उचित इरादा, लेकिन उचित इरादा बराबर न्याय, उचित इरादा बराबर न्याय और न्याय बराबर निष्पक्षता। तो रॉल्स के अनुसार जो निष्पक्ष है वह न्यायपूर्ण है, जो न्यायपूर्ण है वही उचित है, और जो उचित है वही नैतिक है। इसलिए नैतिक का संबंध हो गया, नैतिकता का संबंध हो गया न्याय और निष्पक्षता से। अब आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। रॉल्स में, इसका तो रॉल्स में नैतिकता का पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा? कांत पे पता करनी नैतिकता कहां जाना पड़ा? सार्वभौमिकता में। मनुष्य को साध्य मानने में उसके केस स्टडी बनाई थी इंटरव्यू वाली, उसके बनाई थी वो सास बहू वाली, रिंकू और टिंकू की मम्मा वाली। आज हमको रॉल्स के हिसाब से नैतिकता पता करनी है तो पता करना पड़ेगा क्या? निष्पक्षता, न्याय। रॉल्स कह रहा है जो निष्पक्ष होगा वही न्यायपूर्ण। तो सवाल फिर निष्पक्षता का पता कैसे लगेगा? अगर मैं निष्पक्ष और न्याय को पहचान लूं तो मैं उचित को पहचान लूंगा, उचित को पहचान लूंगा तो नैतिक पहचान लूंगा। कांत में नैतिकता की पहचान सार्वभौमिकता से हुई, मनुष्य को साध्य मानने से हुई। रॉल्स में नैतिकता की पहचान न्याय और निष्पक्षता से होगी। तो जरा समझते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि निष्पक्षता और न्याय की पहचान कैसे होगी? अगर नैतिकता निष्पक्षता से जुड़ी है, नैतिकता न्याय से जुड़ी है, तो फिर निष्पक्षता और न्याय की पहचान कैसे होगी? अच्छा, इसी बीच मुझे याद आ गया कि कल तो आपकी क्लास 9:30 से 11:30 है सुबह, क्योंकि मैं कल फिर से उड़न छू रहा हूं कहीं के लिए, तो 2 दिन नहीं रहूंगा। तो आपके क्लास का टाइम बदला गया है। उम्मीद है कि आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। सुबह 9:30 से 11:30 क्लास लेके मैं 2 दिन के लिए जाऊंगा। तो कल वाली क्लास 9:30 से 11:30, बाकी क्लासेस आपके अपने टाइम पर होंगी। 22 तारीख वाली अपने समय पर, 23 को संडे को एक एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मंडे को नहीं ली थी मैंने। अरे पूछ थोड़े रहा हूं कि नो सर असर कर रहे नहीं। स्वीट पॉइजन जी, मेरे जाने से क्लास मेरे कहीं जाने पर रुकती नहीं। आज मेरे यार की शादी है, गाना बज, तब दिक्कत है। अदरवाइज कल चूंकि मुझे ट्रैवल में रहूंगा इसलिए क्लास का टाइम बदला गया। बाकी दिन आपकी क्लास वैसे होगी। 25 को मैं लौटूंगा। 25 के पहले आपकी क्लासेस दूसरे स्टूडियो से जहां मैं जाऊंगा वहीं से होती रहेंगी। आइए जरा, इतनी है सैलरी लीमा जी की रोटी दाल चल जाती है। इथिक्स पढ़ाने भर से जितना मिल जाता है। कोई बात नहीं जाफिर आलम, कयामत से पहले सब पढ़ लो भाई, तब कयामत आ जाए पता नहीं है। इसलिए कुछ दिन के लिए बर्दाश्त करो। क्या करोगे? मोहम्मद, कोई बात नहीं, कल है, आप उसको क्लास को बाद में देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कट्टा क्या होता है भाई? चलिए अब आइए जरा वापस। तो हमारे सामने निष्पक्षता और न्याय की पहचान कैसे होगी, इसका संकट है। तो रॉल्स पहले पता लगाता है कि ये निष्पक्षता की बाधा क्या है, पता लगाता है कि आदमी पक्षपाती होता क्यों है। और यहां रॉल्स कहता है कि मानव की चेतना, चेतना समझते हो? जिससे मैं बोल रहा हूं ये मेरी चेतना है, कॉन्शियसनेस, इसी से मैं डिसीजन लेता हूं। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर ऐसे कैसा रहेगा, लेकिन मैं ना निर्णय ले पाऊंगा ना बोल पाऊंगा। तो जो गायब होगा मरने पर वही है चेतना। रॉल्स कहता है कि मानव की चेतना जो है एक दशा में हो जाती है पक्षपातपूर्ण, और पक्षपातपूर्ण होती है तो वो नैतिक की पहचान नहीं कर पाती, उचित की पहचान नहीं कर पाती, न्याय नहीं जान पाती। उसी चेतना को जब हम निष्पक्ष बना देते हैं तो सब पता चल जाता है उसको। इसका मतलब मानव की चेतना क्या होती है? ये पक्षपातपूर्ण होगी तो न्याय, उचित, नैतिक की पहचान नहीं कर पाती। और यही चेतना अगर निष्पक्ष हो जाए तो, यही चेतना अगर निष्पक्ष हो जाए तो उचित, नैतिक, न्यायपूर्ण हो जाती है। इसका तो रॉल्स कहना चाह रहा है कि चेतना ही
नैतिकता में बाधक है और यही नैतिकता में सहायक है। तो मुझे पता करना होगा कि भाई ये निष्पक्ष चेतना कौन सी होती है, पक्षपातपूर्ण चेतना कौन सी होती है। पॉलिटिकल साइंस किसने पढ़ा होगा तो शायद आपने रॉल्स के बारे में पढ़ा होगा। किसका किसका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है? पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल वाले कौन कौन से लोग बताओ फटाफट। रॉल्स में निष्पक्ष चेतना को रॉल्स क्या कहता है, पक्षपातपूर्ण चेतना को क्या कहता है? नाम बताओ पॉलिटिकल साइंस वाले। सुप्रिया गौतम बताइए, प्रियंका रावत बताइए, सोनिया शर्मा बताएं, जिसका हिंदी ऑप्शनल है वो कबीर का दोहा पढ़े तब तक। रॉल्स पर पॉलिटिकल साइंस वाले बताएं। अच्छा कौन सा अभी नहीं लिया आप? ठीक है, आप स्वीट हैं इसलिए आप धीरे धीरे सब कुछ तय करते हैं, बाकी जो लोग कड़वे हैं। अच्छा फिलॉसफी किसी का हो तो उसने भी रॉल्स पढ़ा होगा, जिसका है कोई बताएगा? अरे वाह मोहम्मद निसार, बताओ भाई, जब ऑनर्स कर रहे हो फिर तो तुम्ही को ये ऑनर मिलना चाहिए बताने का। समाहित चेतना, संजना परमार। अच्छा अभी ऑप्शनल बैच नहीं लिया है तो मोहम्मद निसार ने बताया नहीं अभी तक, उनका इंतजार कर रहा हूं। किसी के प्रति अनुकूल प्रवृत्ति, चलिए नहीं बता पाए अब तक आप तो सुनिए। रॉल्स कहता है कि देखो दो तरह की चेतना होती है। एक चेतना को वो कहता है एम्बेडेड सेल्फ, एम्बेडेड सेल्फ, जिसको हम कहते हैं भार युक्त चेतना। और दूसरी चेतना को कहता है अनइनकम्बर्ड सेल्फ, UNINCUMBERED, अनइनकम्बर्ड सेल्फ, भार रहित चेतना। क्या कह रहा है? चेतना में अगर भार है तो चेतना पक्षपातपूर्ण होगी और नैतिकता की पहचान नहीं कर पाएगी। इधर चेतना अगर भार रहित होगी तो निष्पक्ष होगी और नैतिकता की पहचान कर लेगी। तो अब तुम कहोगे कि सर ये पता नहीं क्या आप बता रहे इतनी देर से, उचित की पहचान करने के लिए निष्पक्षता पे जाना पड़ेगा, निष्पक्षता की पहचान करने के लिए न्याय पर जाना पड़ेगा, और निष्पक्षता और न्याय का संबंध चेतना से है। चेतना होती है भार युक्त तो पक्षपातपूर्ण हो जाती है, चेतना होती है तो भार रहित तो निष्पक्ष हो जाती। क्या है सर ये? दिमाग उलझ गया। तो चलो फिर दिमाग अगर उलझ गया तो उसको सुलझाते हैं। ये जो मोह के धागे हैं तेरी उंगलियों से जा उलझे, इन धागों को जरा सुलझाते हैं। थोड़ा मुश्किल हो रही बात। अंत में तो चलिए हमने समझ लिया था कि कैसे सार्वभौमिकता होती है, कैसे मनुष्य को साध्य मानना होता है, उससे पता कर लेंगे। लेकिन रॉल्स में जब से शुरू किया है ये अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है। नैतिकता क्या पहचानने निकले, जान की आफत आ गई है। नैतिकता को पहचानने के लिए निष्पक्षता पे ले जा रहा है, फिर निष्पक्षता को पहचानने के लिए न्याय पे ले जा रहा है, फिर न्याय के बाद उसने कहा कि चेतना होती है निष्पक्ष, फिर बताने लगा कि पक्षपातपूर्ण चेतना को एम्बेडेड सेल्फ कहते हैं, निष्पक्ष चेतना को अनइनकम्बर्ड सेल्फ कहते हैं, ये वाली भार युक्त है, भार रहित। अरे क्या है ये सब जान का बवाल। आओ जरा इसको समझते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं, थोड़ा आसान बनाते हैं और इस निष्पक्षता को, न्याय को, एम्बेडेड सेल्फ को, अनइनकम्बर्ड सेल्फ को, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आइए एक उदाहरण बताने जा रहा हूं। उदाहरण कैसे बनाने जा रहा हूं देखना। मैं उदाहरण बनाने जा रहा हूं, एक आदमी है, उसको मान लो संसाधन बांटने का काम दिया गया कि भाई तुम 4-5 लोग हैं, इनमें संसाधन बांटो, और कहा गया न्यायपूर्ण तरीके से बांटना, निष्पक्ष तरीके से बांटना। लेकिन जब उसने संसाधन बांटा तो पक्षपात कर गया। दूसरी बार हमने कुछ ऐसी ट्रिक लगाई जिससे इस बार उसने संसाधन बांटा तो पक्षपात नहीं कर पाया। अगर हम पता कर लें कि पहली बार पक्षपात किस कारण से हुआ तो हम कहते हैं वही पक्षपात करने वाली चेतना थी भार युक्त चेतना।
और दूसरी बात पता करने की क्यों पक्षपात नहीं कर पाया, निष्पक्ष कैसे हो गया, तो हम कहते हैं कि वही वाली चेतना है अनइनकम्बर्ड से भार रहित चेतना। और हम समझ जाएंगे कि जॉन रॉल्स इन दोनों चेतनाओं से क्या आशय ले रहा है। भारयुक्त चेतना कौन सी होती है, भाररहित चेतना कैसे होती है, कौन सी होती है, और ये भी समझ जाएंगे इन दोनों चेतनाओं से कैसे पक्षपात और निष्पक्षता जुड़ी होती है। चलिए जरा उदाहरण बनाएं। मान लीजिए एक उदाहरण से भारयुक्त एम्बेडेड चेतना तथा भाररहित चेतना अनइनकम्बर्ड मान लो ये मैं हूं और मुझे कहा गया कि संसाधन को, मुझे कोई संसाधन दिया गया, कहा गया 4 लोगों में न्यायपूर्ण तरीके से बांट दो। संसाधन को 4 लोगों में न्यायपूर्ण तरीके से बांट दो। और संसाधन क्या है? मान लो संसाधन एक केक है जिसको काट कर बांटना है। संसाधन की जगह केक रख लो, इसको काट के बांटना है। ठीक है, ये मैं हूं आई, ये है केक, इसको मुझे काटना है और बांटना है। अब कौन कौन आया? जब मैंने देखा कि किसमें केक को काटना और बांटना है तो पता चला कि सबसे आगे लाइन में खड़ा है मेरा जानी दुश्मन। जानी दुश्मन लाइन में सबसे आगे खड़ा है। फिर मैंने देखा कि दूसरे नंबर पर कौन खड़ा है, देखा मेरा पड़ोसी जिससे मेरा झगड़ा है, जिससे मेरा जमीन का विवाद चल रहा है, वो खड़ा है। तीसरा कौन खड़ा है? तीसरे नंबर पर देखा मेरी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड खड़ी है। और चौथे नंबर पर देखा कि मेरी मां है। 4 लोगों को मैंने लाइन में खड़ा पाया। जानी दुश्मन लाइन में सबसे आगे है। उसको पता चल गया था सवेरे केक बटेगा, रात से आके लाइन में लग गया। उसको पता था कि मैं लाइन में पीछे रहेगा तो हो सकता है उसको केक ना दूं, तो वो आगे खड़ा हो गया, रात से ही आ गया। अब मैंने देखा चारों को, इन चारों को मुझे केक काट के बांटना है। ये केक काटना है और बांटना है। क्या होगा? मैंने केक का एक बड़ा हिस्सा काटा। चलो एक और आदमी को कर देते हैं, 5 लोगों को कर देते हैं, 4 की जगह 5 बना देते हैं। 4 की जगह 5 कर देते हैं। एक जिगरी दोस्त भी रख लेता हूं अपना, जिगरी दोस्त, गर्लफ्रेंड और मां। एक बड़ा हिस्सा मैंने केक का काटा और इस केक के बड़े हिस्से को काट कर मैंने किसको दे दिया? सबसे पीछे लाइन में खड़ी अपनी मां को। जानी दुश्मन चिल्लाया कि भाई ये सबसे पीछे खड़ी है, इनको केक कैसे दे दिया? मैंने तुरंत इसका तर्क गढ़ा। क्या तर्क गढ़ा? मैंने कहा, ये नहीं कहा कि मेरी मां है, मैंने कहा कि ये वृद्ध स्त्री है और दुनिया में संसाधनों का केक को, संसाधन मान लो, संसाधनों का आज तक अन्यायपूर्ण वितरण हुआ है। पुरुषों ने सारे संसाधन और संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। स्त्रियों के पास उनकी आबादी के अनुपात में संपत्ति नहीं गई है। इसलिए मौका आ गया है कि हम उस विसंगति को, संपत्ति में उस अंतर को खत्म करें। जैसे आजकल तर्क गढ़ा जा रहा है, आबादी के अनुपात में संपत्ति जाएगी, जातीय जनगणना करो, जातीय जनगणना करके पता करो किसके पास कितनी संपत्ति है, उसके आधार पर संपत्ति बांटो। क्यों? क्योंकि एक पार्टी ने, बीजेपी ने धर्म की वोट बैंक तैयार कर ली है, जिसका मुकाबला दूसरी पार्टियां नहीं कर पा रही, तो चाहती जाति का वोट बैंक तैयार हो जाए। अन्यथा वो बीजेपी के सामने चुनाव में जीतने की क्षमता नहीं रखती, क्योंकि हमारे देश में चुनाव को जीता है वोट बैंक से। धर्म का वोट बैंक बड़ा हो गया है, उतना बड़ा वोट बैंक और जातियों से जुटाया जा सकता है। इसलिए विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? विपक्षी दल कह रहे हैं कि जो राज्य का संसाधन है केक की तरह, वो पिछड़ों को मिलेगा, दलितों को मिलेगा। ऐसा कह के वो चाहते हैं क्या करें? एक नया वोट बैंक तैयार करें बहुत बड़ा, जो धर्म के वोट बैंक का मुकाबला कर सके, जिससे बीजेपी को हराया जा सके। ठीक वैसा तक मैंने याद रहा। मैंने दिया केक का बड़ा हिस्सा मां को। जब जानी दुश्मन ने पड़ोसी चिल्लाया कि इनको क्यों दे रहे हो, तो मैंने ये नहीं कहा मेरी मां है,
इनसे मेरा हित जुड़ा हुआ है, जिससे विपक्षी दलों का हित जुड़ा हुआ है पिछड़ों और दलितों से, क्योंकि वही लोग हैं जो बीजेपी के धार्मिक राजनीति को रोक सकते हैं। और उस हित के कारण वो पार्टियां कह रही हैं कि जाति जनगणना करवाओ, क्योंकि उनको लगता है जाति जनगणना का मुद्दा छेड़ने से पिछड़े और दलित हमारे साथ आ जाएंगे और आ जाएंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। वैसे यहां मैंने क्या किया, जब केक बांटा मां को दिया तो मैंने कहा कि क्या है ये स्त्री वर्ग से हैं, और क्या कहा कि ये वृद्ध हैं, और कहा कि राज्य के संसाधनों पर पुरुषों के बराबर स्त्रियों का हक होना चाहिए। आज तक अन्याय हुआ है, हम वही आर्थिक न्याय करने जा रहे हैं। संसाधन कैसे बंटवारा करेंगे कि वंचित वर्ग तक संसाधन पहुंचे। तो मैंने दिया तो संपत्ति अपनी मां को, लेकिन नाम इसके लिए क्या गढ़ा, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस कर रहा हूं। ठीक है। फिर मैंने देखा कि लाइन में गर्लफ्रेंड खड़ी, लोग चिल्लाए, उनको लगा चलो कोई बात नहीं, अब हमारा नंबर आएगा। इस बार मेरा इरादा पहले से बन गया है, गर्लफ्रेंड को केक दूंगा, और गर्लफ्रेंड को केक देने के नाम पे तो मेरा चाकू संभला ही नहीं, इतना बड़ा हिस्सा मैंने काट के गर्लफ्रेंड को दे दिया। पड़ोसी चिल्लाया, जाने दुश्मन चिल्लाया, क्या कर रहा भाई ये। मैंने फिर बात कर रहा, मैंने ये नहीं कहा मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी भी वैलेंटाइन डे पे पहला वैलेंटाइन डे हमने मनाया है, ये नहीं कहा। अब केक का बड़ा हिस्सा देकर अपनी गर्लफ्रेंड को सिक्योर कर रहा हूं, रिलेशनशिप कंफर्म हो जाए। इसके बजाय मैंने ये कहा कि देखिए जो वृद्ध स्त्री हैं, इनको अगर संपत्ति दे दी, मैंने संसाधन दे दिया, तो इससे तो इनकी आजीविका चलेगी, क्योंकि उनके पास क्षमता नहीं संसाधन निर्माण की। लेकिन दुनिया से पुरुषों और स्त्रियों के बीच का गैप तब खत्म होगा जब युवा स्त्रियों को हम संपत्ति दें, जिससे वो आर्थिक गतिविधियां कर पाएं और आर्थिक गतिविधि से, उत्पादन से अपने वर्ग में संपत्ति का वितरण कर पाएं। इसलिए जरूरी है कि जो युवा स्त्रियां हैं उनको संसाधन दिया जाए। तो उसको मैंने क्या किया, इसको मैंने जोड़ दिया किससे, नारी सशक्तिकरण से। नारी सशक्तिकरण क्या दिया कि ये नारी सशक्तिकरण है। कोई भी तर्क गलत नहीं है, लेकिन देखो कैसे रॉल्स दिखा रहा कि कैसे क्या लोग, जब उनको पता होता है कि मेरी मां है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, दुश्मन है, अब आप उन्हीं लोगों से नियम बनवाएंगे। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा, राज्य मुझे पता मेरी जाति एक्स है और इस जाति के इतने वोटर हैं, तो मैं बात करूंगा सामाजिक न्याय की, लेकिन असल में मैं कर रहा हूं जातिवादी राजनीति। रॉल्स क्या कहना चाह रहा है, इस तरह से जब लोग डिसीजन लेते हैं तो पक्षपात करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना में सारी पहचान, उनका लाभ हानि सब समाया हुआ है, एम्बेडेड है। उसमें इतना भार भरा हुआ है कि ये मेरी मां, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा पड़ोसी, ये मेरी गर्लफ्रेंड, ये मेरा मित्र, सब भरा हुआ है, सब भार भरा हुआ है। ऐसी चेतना जो सारे अपने हितों को पहचानती है, अपने लाभों को पहचानती है, वो निष्पक्ष नहीं रह जाती। बचा हुआ केक मैंने काटा, क्या दे दिया, जिगरी दोस्त को दे दिया। पूछा इसको किसको क्यों दिया भाई, ये तो स्त्री नहीं है। मैंने कहा कि ये समलैंगिक है, और समलैंगिक होने के नाम पर आज तक इसके साथ अन्याय हुआ। अब समय आ गया है कि मुख्य धारा में समलैंगिकों की भी हिस्सेदारी तय की जाए। तो इसको भी संपत्ति देने के लिए मैंने क्या किया, इसको बना दिया समलैंगिक, इसको भी दे दिया। जानी दुश्मन पड़ोसी इंतजार ही करते रह गए कि संपत्ति मिलेगी, कुछ नहीं मिला। क्या किया मैंने, ये जो मैं है, इसने क्या किया, इसने संसाधन के बंटवारे में क्या किया, पक्षपात किया। यह बंटवारा उचित नहीं है। रॉल्स कहता दुनिया भर के लोकतंत्र में यही समस्या आ गई है। आप सोचते हैं संसद निष्पक्ष कानून बनाएगी, संसद निष्पक्ष कानून नहीं बनाती। संसद में चुनाव जीतकर पहुंचे नेताओं को पता चल चुका है कौन उनका वोटर है, कौन उनका विरोधी है, कौन सी जाति उनकी समर्थक है, कौन सी जाति उनकी दुश्मन है, कौन सा आदमी उनको सपोर्ट करेगा, कौन सा आदमी विरोध करेगा। तो संसद में चुनाव जीतकर पहुंची पार्टियां क्या करेंगी, अपने वोटर को संसाधन देंगी और उसके लिए ऐसा तर्क करेंगे जिससे वो उस वोटर को लाभ पहुंचाने को किसी न किसी तरीके से सशक्तिकरण से, न्याय से जोड़ दें। तो जातिवादी पार्टियां क्या करेंगी, जातिवादी पार्टियां राजनीति करेंगी जातिवाद की, लेकिन कहेंगे हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। धार्मिक पार्टियां राजनीति करेंगी सांप्रदायिकता की, लेकिन कहेंगे हम तो सांस्कृतिक धरोहर जो भारत की है उस पर बात कर रहे हैं। तो राज कहेगा किस तरह की चेतना, जिस चेतना को सारे लाभ हानि, अपना हित, अपनी पहचान सब पता है, उसमें इतना सब कुछ समाया हुआ है, ये एम्बेडेड सेल्फ है, इतना भार लेकर जब चेतना चलती है तो निष्पक्ष नहीं रह जाती। इस तरह ने कहा कि अगर आप इस चेतना से सोचते हैं कि निष्पक्ष निर्णय लेगी, तो निष्पक्ष निर्णय नहीं लेगी। इसलिए इस चेतना के द्वारा किया गया कोई भी कार्य न्यायपूर्ण नहीं होगा, इसलिए नैतिक नहीं होगा, उचित नहीं होगा, क्योंकि इसका इरादा उचित नहीं है। जब इसका इरादा ही उचित नहीं है तो फिर जितने नियम बना रही है चेतना, चाहे इसने नियम बनाया कि स्त्री को, वृद्ध को संपत्ति दे दें, इसको युवा स्त्री को संपत्ति दे दें, वो सब पहले तय था कि गर्लफ्रेंड मां है, इनको फायदा पहुंचाना है। ऐसी चेतना क्या होगी, परिणाम सापेक्षतावादी होगी। उससे पहले से ये लाभ समा गया कि मुझे इनको फायदा पहुंचाना है, इनके पक्ष में परिणाम ले जाना है। क्योंकि तुम कौन सा नैतिकता पढ़ रहे हो, परिणाम निरपेक्षतावाद। परिणाम निरपेक्षतावाद में हम परिणामों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन यहां तो केक बांटते समय मैंने किस पर ध्यान दिया, परिणाम पर। तो कौन सी चेतना हो गई, ये जो उदाहरण बताया, ये चेतना हो गई कौन सी, ये चेतना थी भार युक्त या समाहित चेतना। इसमें क्या समाया था, इसमें पहचान समाई थी, इसमें लाभ हानि, हित अहित का ज्ञान समाया था। इसलिए जो बंटवारा केक का हुआ, ये केक का बंटवारा कैसा है, ये केक का बंटवारा कैसा है, पक्षपातपूर्ण है। अब जरा देखो, रॉल्स इस चेतना को क्या बनाने जा रहा है,
दूसरी बार इसी चेतना को बनाने जा रहे हैं अनइनकम्बर्ड। ये वाली चेतना कौन सी थी? ये वाली चेतना थी। इस बार कौन सी? एम्बेडेड सेल्फ। एम्बेडेड सेल्फ। रॉल्स मानता है कि दुनिया भर में लोकतंत्रों में नीति निर्माता सबको ये पता चल चुका है कि उनका फायदा किससे है, इसलिए जब वो नैतिकता के नाम पर नियम बनाने का दावा करते हैं तो असल में उनके बनाए नियम नैतिक नहीं होते। चाहे न्याय की बात कर रहे हो, चाहे सशक्तिकरण की बात कर रहे हो वंचित वर्ग के, वो सब किसी न किसी का वोट बैंक है, किसी न किसी के समर्थक है। तो आप इसका तो रॉल्स कह रहा है कि इस तरह से आप कभी नैतिक निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो जरा नैतिक निर्णय कैसे होगा दूसरी चेतना पर चलते हैं, क्योंकि दो तरह की चेतना रॉल्स ने बताई थी। एक बताई थी एम्बेडेड, भार किसका भार था? पहचान का। ये मेरी माँ, ये मेरा दुश्मन, ये पड़ोसी, सारे लोग आप पहचानते, सबका भार समाया हुआ। ये मेरा लाभ, ये मेरा हानि, इसमें मेरा हित, इसमें मेरा हित, सब आपको पता था। दूसरी बार देखो, फिर से मुझे बुलाया गया, इस बार फिर बुलाया गया, और फिर से मुझे केक दिया गया, फिर से कहा गया कि इस केक को काटना और बांटना है, केक को काटना और बांटना है। फिर से दिया गया केक, और इस बार भी जानी दुश्मन, पड़ोसी, जिगरी दोस्त, गर्लफ्रेंड और मां लाइन में खड़े हैं। देखना कैसे इस बार चेतना पक्षपात नहीं करेगी। जो होगा, चेतना जिसके कारण पक्षपात नहीं करेगी, उसी तरह की चेतना को रॉल्स कहेगा कि वही न्याय कर सकेगी, वही नैतिक इरादे से काम कर सकेगी। बुलाया गया मुझे, चाकू दिया गया मुझे, और क्या कहा गया कि केक काटना तुमको है, लेकिन बांटेगा कोई और। कहा गया केक तुम काटोगे, लेकिन बांटेगा कोई और। ठीक है, मैंने पूछा कौन बांटेगा? कहा गया ये पता नहीं चलेगा। क्या कहा गया? कहा गया केक कटने के बाद जिसके नाम की स्लिप निकलेगी वही बांटेगा। केक कटने के बाद जिसके नाम की स्लिप निकलेगी वही बांटेगा। कहा गया सारे लोगों का नाम लिख डाल दिया जाएगा, पड़ोसी का, जानी दुश्मन का, गर्लफ्रेंड का, मां का, जिगरी दोस्त का, सबका नाम लिख के डाल दिया जाएगा। जिसका नाम निकल आएगा वही बांटेगा। अब क्या हो गया? जैसे मुझे ये बताया गया, क्या पड़ गया? जैसे ये बात बताया गया, अब मेरी ऐसे में मेरी चेतना पर पड़ गया, इसको कहता है रॉल्स अज्ञानता का पर्दा। मैं पर्दे के पीछे चला गया। कैसा पर्दा पड़ गया? पता नहीं किसका नाम निकलेगा। मैं जान नहीं पा रहा हूं कि काटने में किसका नाम निकलेगा। इसका मतलब मुझे ज्ञान नहीं रह गया। और जब मुझे ज्ञान नहीं रह गया किसका नाम निकलेगा, तो मैंने क्या सोचा, केवल पिछली बार की तरह मैंने केक काट दिया 3 हिस्सों में, और नाम निकला है जानी दुश्मन का। जिगरी दोस्त को मैंने सेट कर रखा है, कहा था उससे कि तुम्हारा नाम निकले तो 3 हिस्सों में केक काटूंगा, मां को दे देना, गर्लफ्रेंड को दे देना, तुम रख लेना, बात बन जाती। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं किसका नाम निकलेगा। अच्छा, मुझे पता नहीं किसका नाम निकलेगा, जानी दुश्मन का भी निकल सकता है, पड़ोसी का भी निकल सकता है। अगर पड़ोसी का नाम निकला है तो 3 हिस्सों में केक काटूंगा, एक बड़ा हिस्सा दे देगा जानी दुश्मन को, एक खुद रख लेगा। और पड़ोसी की बहुत दिन से मेरी गर्लफ्रेंड पे निगाह है, पता चला कि केक का बड़ा हिस्सा मेरी गर्लफ्रेंड को दे दिया, मेरी गर्लफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, गर्लफ्रेंड भी हाथ से गई। इसलिए अब मैं बड़े संकट में हूं। मुझे ज्ञान नहीं रह गया है कि मेरे काटे गए केक को कौन बांटेगा, और जो बांटेगा उसके बंटवारे में मेरा हित जुड़ा होगा कि नहीं। इस अज्ञानता का पर्दा पड़ते ही मेरी चेतना ने अब क्या किया, एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि ऐसा करो, केक को एकदम बराबर बराबर भाग में काट दो। 5 लोग हैं, 5 भाग में काट दो। किसी का नाम निकलेगा, जाने दुश्मन का निकल आएगा तभी 5 लोग हैं, 5 भाग में बांटना पड़ेगा उसको। जिगरी दोस्त का निकल आएगा तभी 5 भाग में, पड़ोसी का निकल आएगा तभी 5 भाग में। तो मैंने क्या डिसाइड किया? मैंने डिसाइड किया कि केक को 5 भाग में काटो। मेरी चेतना क्या हो गई? अज्ञानता के पर्दे के पीछे पर जाने पर भार रहित हो गई। अब मैं इस लिहाज से केक नहीं काटूंगा कि इसको फायदा नुकसान पहुंचाना है। अब मैं केक काटूंगा निष्पक्ष तरीके से। निष्पक्ष तरीके से केक काटो, किसी को नुकसान ना होने पाए। जब किसी को नुकसान नहीं होगा तो मेरी मां का भी नहीं होगा, मेरी गर्लफ्रेंड का भी नहीं होगा, मेरे जिगरी दोस्त का भी नहीं होगा। अज्ञानता का पर्दा पड़ते ही क्या हो गई? तुम नीचे लिखना, इसके मैं ऊपर लिख रहा हूं। चेतना क्या हो जाएगी? चेतना भार रहित हो गई। अब ये कोई भार लेकर डिसीजन नहीं लेगी, अब ये वही करेगी जो निष्पक्ष होगा। तो मैंने अपने ज्यामिति का सारा ज्ञान लगाया। पहले केक का आयतन निकाला, आयतन निकालने के बाद इस पर निशान लगाया, और फिर निशान लगाने के बाद मैंने केक को क्या किया? 5 हिस्सों में काट दिया। इस बार क्या हुआ? इस बार जो मेरा केक काटना हुआ, इस बार केक कैसा कटा? केक निष्पक्ष तरीके से कटा। इसलिए क्या हुआ? न्याय हुआ।
तो रॉल्स कहता है ये वाली जो चेतना थी, ये जो इस बार आई है, जिसपे क्या है, जिसपे था अज्ञानता का पर्दा, ये है भार रहित चेतना। अज्ञानता के पर्दे के पीछे जाते ही मेरी चेतना ने निष्पक्ष तरीके से सोचना शुरू कर दिया। मैंने केक को निष्पक्ष तरीके से काटा। इसी चेतना को रॉल्स कहता भार रहित। तो रॉल्स क्या मान रहा है, जब दुनिया में किसी मनुष्य को निर्णय लेना होगा और उसको अपना लाभ हानि अच्छा परिणाम सब बता दोगे, तो वो निष्पक्ष निर्णय नहीं लेगा, फिर वो अपने लाभ वाला निर्णय लेगा। तो ऐसा करो कि जब तुम किसी से कोई काम करवाना चाहते हो, कोई नियम बनवाना चाहते हो, उचित अनुचित की पहचान करना चाहते हो, तो उसकी चेतना से ये ज्ञान हटा दो, फायदे का, नुकसान का, लाभ का, हानि का, हित का, अहित का, कौन मेरा पड़ोसी, कौन मेरा दुश्मन, ये ज्ञान सारा हटा दो। सारा ज्ञान अगर हटा दोगे तो चेतना हो जाएगी भार रहित। हमारी चेतना में जो जाति, धर्म, लैंगिकता सब घुसा हुआ है, इसको हटा दो। अगर ये हट जाए तो जैसे यहां मेरी चेतना पर ये ज्ञान हट गया कि कौन केक बांटेगा, उसके हटते ही मेरी चेतना निष्पक्ष हो गई। वैसे चेतना से जितनी ऐसी पहचान हटा पाओ अगर अज्ञानता का पर्दा डाल के, तो चेतना निष्पक्ष हो जाएगी। तो रॉल्स कह रहा है अपने इस एक्सप्लेनेशन से कि आज की दुनिया में अगर तुम ऐसे इंसानों से क्या नैतिक है क्या अनैतिक है पूछोगे, जिनके हित पहले से फिक्स हो चुके हैं, जिनके लाभ हानि पहले से तय हो चुके हैं, तो अपने लाभ को ही नैतिक बना देंगे। ऐसी व्याख्या करेंगे कि उनका लाभ ही नैतिक लगने लगेगा। जैसे मैंने तुमको बताया कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले लोग सब जातिवादी हैं, लेकिन वो जातिवाद नहीं कहते अपने आप को, जातिवादी नहीं कहते, वो कहते हैं तो सामाजिक न्याय का समर्थक है। ऐसे कोई दूसरी पार्टी सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक नहीं कहती, वो कहते हैं तो भारत की संस्कृति की विरासत को जिंदा कर रहे हैं। और किसी की बात सुन के आप ये नहीं कह सकते गलत कह रहे हैं, उसके लिए जस्टिफिकेशन कर दिया, लेकिन असल में उनका इरादा नैतिक नहीं है। एक सांप्रदायिक पार्टी है, दूसरी जातिवादी पार्टी है। तो सबको जब पता चल गया कि चुनाव में कौन से लोग वोटर है, किसकी संख्या कितनी है, किसके वोट से कौन चुनाव जीतेगा, तो फिर आप किसी राज्य में न्यायवाही नहीं बना सकते। ठीक है, असम नहीं। तो अब जरा समझते हैं कि ये तो बात समझ में आ गई कि किसी के पास ज्ञान होगा, सारी चीज जानता है, वो कौन है, मैं कौन हूं, मेरे समर्थक कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, मेरे विरोधी कौन है, सब पता है हमको। तो हमारी चेतना सही निर्णय नहीं लेगी, वो वही निर्णय चुनेगी जिस निर्णय से मुझे फायदा होगा। और रॉल्स के अनुसार परिणाम, फायदा, नुकसान, ये उचित इरादा नहीं है। हम कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? नैतिकता के सारे परिणाम निरपेक्ष नैतिकता की। ठीक है, तो जरा देखिए तब रॉल्स इस पूरे जो मैंने तुमको बताया चेतना के दो टाइप, उसमें इस आइडिया को कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे इससे नैतिकता का सूत्र निकालता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। जल्दी बताओ। तो कांट ने पहचाना था नैतिकता को सार्वभौमिकता से, मतलब उसको साध्य मानने से। रॉल्स कह रहा है नैतिकता की पहचान होगी निष्पक्षता से, न्याय से, और निष्पक्षता न्याय आएगी अज्ञानता के पर्दे से। अरे निष्कर्ष तक अभी थोड़े पहुंचे, पहुंचा रहे हैं निष्कर्ष तक। अभी तो केक बंटवाया है, तब तक केक खाओ, केक का आनंद लो, निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे। गुंडे कहां से आ गए आज? गुंडे तो कब के भाग गए। कौन से गुंडे? किस गली के गुंडे? गुंडों से आपको इतना प्यार क्यों है? आप तो शरीफ हैं, गुंडों को छोड़िए। अब जॉन और टॉमी और पीटर किस पर जोर देंगे वो तो अभी देखना है। अभी पापा कुमार पहले ये बताइए कि यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए केक खाते रहिए। अब आइए जरा देखिए रॉल्स ने क्या निष्कर्ष निकाला। तो रॉल्स का निष्कर्ष यह है कि चेतना तभी न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष चयन करेगी जब उस पर अज्ञानता का पर्दा या आवरण पड़ा हो और उसे अपने हित अहित का ज्ञान ना हो। अब रॉल्स कहता है आज की दुनिया में सभी मनुष्य अपने हित अहित, लाभ हानि को जान चुके हैं। अतः आज यह अज्ञानता का आवरण डालकर चेतना को भार रहित बनाना संभव नहीं है।
इसलिए हमें क्या नैतिक, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है, यह जानने के लिए एक काल्पनिक युक्ति का सहारा लेना होगा। आप लोग पहले, फिर बताता हूं, साइड हूं एकदम। आप लोग पहले। क्या कह रहा है? उस केक वाले उदाहरण में तो जो आपको बताया, उसमें तो चलिए अज्ञानता का पर्दा हमने डाल दिया, लेकिन पूरे सारे निर्णयों में चेतना के ऊपर अज्ञानता का पर्दा डालना आज संभव नहीं है। इसलिए हमको कल्पनामूलक युक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। तो क्या कह रहा है? रॉल्स कह रहा है कि कल्पना कीजिए, काल्पनिक मतलब हाइपोथेटिकली हमको पता करना पड़ेगा कि क्या निष्पक्ष है, एक काल्पनिक युक्ति करनी पड़ेगी। तो रॉल्स कहां ले जा रहा है आपको? कल्पना में। उसे क्या ढूंढेगा? उसे ढूंढेगा न्यायपूर्ण नियम, जिन नियमों को कांट ने किससे ढूंढा था? सार्वभौमिकता, मनुष्य को साध्य मानने से। रॉल्स उसी तरह के नियम ढूंढेगा, लेकिन रियल लाइफ में कह रहा हूं नियम ढूंढना संभव नहीं रहेगा, क्योंकि रियल लाइफ में पूरी दुनिया में सबको अपना हित पता चल चुका है। अमेरिका को अपना हित पता है, भारत को अपना हित पता है, क्षत्रियों को अपना हित पता है, ब्राह्मणों को अपना हित पता है, यादवों को अपना हित पता है, मुसलमानों को अपना हित पता है, हिंदुओं को अपना हित पता है, पाकिस्तान को अपना हित पता है, चाइना को हित पता है, रूस को हित पता है, यूक्रेन को पता है। आज दुनिया में किसी के ऊपर अज्ञानता का पर्दा नहीं डाल पाओगे। इसे रॉल्स कह रहा है कि तुमको क्या नैतिक है, क्या निष्पक्ष है, इसका पता करने के लिए अगर भार रहित चेतना चाहिए थी, तो आज तो सबकी चेतना भारयुक्त हो चुकी है। सब में धर्म, सब में जाति, सब में राष्ट्रीयता सब समा चुकी है। इसलिए आज कोई चेतना वैसे निष्पक्ष नहीं रह गई। इसलिए उस चेतना के द्वारा निर्णय करवाओगे तो निष्पक्ष नहीं होगा। इसलिए क्या करेगा? एक कल्पनामूलक युक्ति का सहारा लेगा। ठीक है, तो देखो क्या कहता है। अपनी कल्पनामूलक युक्ति में रॉल्स कहता है कि कल्पना कीजिए कि अभी राज्य नहीं बना है और मनुष्य एक समझौता करके राज्य बनाने वाले हैं। राज्य बनने के बाद उस राज्य में कौन आगे चलकर अल्पसंख्यक होगा, कौन बहुसंख्यक, अभी पता नहीं। राज्य में किस पेशे के लोगों की मांग ज्यादा होगी, किसकी कम, अभी पता नहीं। अब देखो, रॉल्स ने एक थ्योरम यूज किया, उसको कहते हैं सामाजिक समझौता। पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में यह माना जाता है कि मनुष्य जब इस धरती पर आया तो राज्य नहीं था, मनुष्य ने राज्य बनाया है। रॉल्स अपनी कल्पना से आपको वहीं ले जा रहा है। तेरा कल्पना कीजिए कि राज्य ना बनाओ और मनुष्य मिलकर एक राज्य बनाने जा रहे हो। पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। पॉलिटिकल साइंस में माना जाता है कि राज्य मनुष्यों ने किसी समय दुनिया में एक समय ऐसा हुआ जब आपस में मिलजुल के सामाजिक समझौता करके बनाया होगा। रॉल्स कह रहा है आज तो ज्ञान का कारण नहीं डाला जा सकता किसी चेतना पे, क्योंकि आज एथिक्स के टीचर को पता चल गया कि यूपीएससी में एथिक्स आ गया है तो उसकी डिमांड बहुत है, तो खूब पैसा लेगा, करोड़ कमाएगा। आज साइंस के टीचर को पता चल गया उसकी डिमांड कितनी है, आज इंजीनियर को पता चल गया उसकी डिमांड कितनी है, आईएएस बनने पे क्या लाभ होगा। लेकिन जब राज्य बना ही नहीं है तो कौन आईएएस बनेगा, क्या इंजीनियरिंग का डिमांड होगा, यूपीएससी होगा, क्या होगा, किसी को कुछ पता ही नहीं। तो सब लोग कैसे हैं? सब अंधेरे में, सब अज्ञानता के पर्दे के पीछे हैं। तो रॉल्स ने क्या किया? कहा कल्पना करो कि हम सबको मिलकर राज्य बनाना। मान लो पीडब्ल्यू की सारी क्लास हम लोग मिलकर आज राज्य बनाने जा रहे हैं। मैं तुम सबको ले चलता हूं कहां? अज्ञानता के पर्दे के पीछे। क्या कह रहा हूं कि हम सब लोग मिलकर स्वीट पॉइजन, मोहम्मद निसार, मोहिनी कमाल, दीपिका शर्मा, निकिता जो चली गई, और भी तमाम जो लोग हैं, ये सब मिलकर राज्य बनाने चले। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहां चलिए? चलिए मूल अवस्था में। इसको मूल अवस्था कहता है। मूल अवस्था कौन सी अवस्था है? राज्य बनने से पहले की अवस्था। अभी किसी की पहचान तय नहीं हुई है, अभी किसी को अपना हित और लाभ पता नहीं है। राज्य बनने के बाद
किसको फायदा होगा, किसको नुकसान, यह भी पता नहीं है। तो ये जो मूल अवस्था है, रॉल्स कह रहा है कि ये है कौन सी अवस्था, अज्ञानता के पर्दे के पीछे की अवस्था है। इस अवस्था में जितने पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं, पीडब्ल्यू के विद्यार्थी, ये सब अभी अज्ञानता के पर्दे में है। क्या करना है आपको, हम सबको मिलकर क्या करना है, राज्य के लिए नियम बनाना है। हमारी पहचान क्या होगी, हमारे हित किस बात से पूरे होंगे, यह राज्य बनने के बाद बताया जाएगा। जैसे वहां कहा गया था आपसे कि केक तुम काटो, उसके बाद बताया जाएगा केक बांटेगा कौन। वैसे यहां क्या कहा जा रहा है कि सारे पीडब्ल्यू के स्टूडेंट आओ और हम सब मिलकर एक राज्य बनाएं, उस राज्य का नियम बनाएं। ध्यान रखना, लेकिन जब तुम राज्य बना दोगे उसके बाद पता चलेगा कि कौन मुसलमान बनेगा कौन हिंदू। अभी मुसलमान है कोई ना हिंदू है। राज्य बनने से पहले तो कोई मुसलमान हिंदू था नहीं। कौन अल्पसंख्यक बनेगा कौन बहुसंख्यक, कौन स्त्री बनेगा कौन पुरुष, ये भी नहीं पता। अभी नर मादा पता है तुमको, अगर ये बात पता नहीं तो समझ लो नर मादा जैविक पहचान है। जो प्रजनन कर पाती है मादा, जो प्रजनन नहीं कर पाता वो नर। लेकिन लिपस्टिक लगाना, बाल लंबा रखना, कान में बाली पहनना, ये जैविक पहचान नहीं है, ये प्राकृतिक पहचान नहीं है, ये कृत्रिम पहचान है। इसलिए जब इस धरती पर लिपस्टिक नहीं लगाती थी, कान में बाली नहीं पहनती थी, पायल नहीं पहनती थी, तो करवा चौथ का व्रत नहीं रहती थी, तो स्त्री पुरुष का अभी पता नहीं है, बुर्का नहीं पहनती थी, सिंदूर नहीं था, मंगलसूत्र नहीं था, तो सिंदूर मंगलसूत्र बुर्का ये सब स्त्री है। अब प्रजनन करने वाला शरीर मादा है। जैसे शेरनी मादा है लेकिन शेरनी स्त्री नहीं है। नागिन 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 मादा है लेकिन नागिन स्त्री नहीं है। शेर नर है लेकिन शेर पुरुष नहीं है। तो इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे ये तो पता है कि कुछ लोग नर हैं कुछ मादा हैं, लेकिन ये नहीं पता कि राज्य बनने के बाद इसमें से कोई स्त्री बनेगा कोई पुरुष बनेगा, ये सब कुछ नहीं पता। अब रॉल्स कहेगा कि आपके सामने क्या है, आपके सामने अज्ञानता के इस पर्दे से पीछे जब आप रहेंगे, अब आपको दिए जाएंगे विकल्प, और जो विकल्प तुम चुनोगे वो नियम बन जाएगा। और नियम बनने के बाद फिर तुमको बताया जाएगा कि तुमको पुरुष माना जाएगा कि स्त्री। जैसे मान लो जो लोग आज नर हैं, इन्होंने नियम बनवा दिया, पूछा गया क्या नियम बनाओगे पीडब्ल्यू के सारे लोग मिलकर, श्वेता से, ममता से, मधु से, प्रियंका से, मोहम्मद निसार से, सबसे पूछा गया क्या नियम बताओ बनाओगे। क्या कहा गया कि एक नियम बनेगा जिसमें एक वर्ग को बुर्का पहनाया जाएगा। किसको पहनाया जाएगा नहीं पता, नर को पहनाया जा सकता है, मादा को पहनाया जा सकता है, एक वर्ग को बुर्का पहनाया जाएगा, पहला विकल्प। नर को पहनाया जा सकता है, मादा को भी। दूसरा, राज्य तय करेगा कि किसको क्या पहनना है। तीसरा, धर्म तय करेगा किसको क्या पहनना है। चौथा, हर व्यक्ति तय करेगा कि उसको क्या पहनना है। तुमको कहा गया चारों विकल्पों में से एक विकल्प चुन लो, जो चुनोगे राज्य बनने के बाद वही नियम काम करेगा। बता दिया गया कि एक वर्ग को बुर्का पहनाया जाएगा, दूसरा वर्ग अपनी मर्जी का परिधान पहनेगा, एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प है राज्य तय करेगा कौन क्या पहनेगा, तीसरा विकल्प धर्म तय करेगा कौन क्या पहनेगा, चौथा विकल्प है हम अपने पहनावे को खुद तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा, ना धर्म ना राज्य ना पहचान, कोई किसी के लिए नहीं होगा। अब जब नियम बनाने की बारी आई इसकी, तो अमित कुमार, मोहम्मद निसार, सबने सोचा कि अगर हमने नियम बना दिया बुर्का पहनने का, और कल को कहा गया कि अमित कुमार और मोहम्मद निसार बुर्का पहनेंगे, और प्रियंका, सोनिया, ये लोग बुर्का नहीं पहनेंगे, मादाएं बुर्का नहीं पहनेंगे, नर पहनेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि तुम नियम बनाओ, पहचान हम तुमको बाद में देंगे। जैसे वहां क्या कहा गया था, केक काटो, कौन केक बांटेगा हम बाद में बताएंगे। नियम तुम चुन सकते हो पहला कि एक वर्ग पहनेगा पर्दा, दूसरा वर्ग नहीं, उस वर्ग में तुम भी रखे जा सकते हो। मोहम्मद निसार की, अमित कुमार की रूह काम जाएगी। अगर हमने बुर्के का नियम बनवा दिया और पता चला कह दिया कि नर लोग ही बुर्का पहनेंगे, तो कल से अमित कुमार और मोहम्मद निसार सिर से पैर तक बुर्के में घूम रहे हैं, केवल आंख दिखाई दे रही, 49 डिग्री की गर्मी में भारत में बुर्का पहने टहल रहे हैं। क्या करेंगे, इस नियम को काट देंगे कि नहीं नहीं ये बुर्के वाला नियम ठीक नहीं। अगर अमित कुमार और मोहम्मद निसार को पता चल जाए कि ये नियम लगेगा प्रियंका पर, ये नियम लगेगा प्रीति पर, ये नियम लगेगा प्रिया पर, हम पर नहीं लगेगा, माताओं पर लगेगा, तो कह देंगे पहना दो। लेकिन तुम पर भी लग सकता है, क्या करोगे, नहीं चुनोगे। इसका रॉल्स क्या कहेगा, पहनने ओढ़ने का नियम अगर धर्म बना रहा है तो गलत है। पहनने ओढ़ने का नियम एक वर्ग के लिए बनाया जा रहा है, गलत है। क्या तुम इसको चुनोगे, ये धर्म तय करेगा। सोचोगे कि पता नहीं धर्म में किसको पहना दे क्या यार, कहते कि कंबल ओढ़ के घूमो धर्म में, हम क्या करेंगे। अजीत केस कंबली में करेक्टर था भारत में, बाल का कंबल ओढ़ के घूमता रहता था। धर्म क्या कहते हैं हमको कुछ पता है। नागा धर्म में चले जाकर कपड़ा में पहनो, अब क्या करेंगे। नागा साधु जो कुंभ में स्नान करते कहते कुछ नहीं पहनना है, बना दिया नागा साधु को, कहते कुछ मत पहनो, अब क्या करेंगे। आगे नहीं भाई, धर्म वर्म नहीं बताएगा, राज्य। क्योंकि राज्य में पता नहीं कौन शासन करे, किसकी सरकार आ जाए, उस सरकार में हम हो कि ना हो। इससे कहोगे राज्य वाला नियम नहीं, फिर कौन सा नियम काम करेगा। सबको छोड़ दो, जिसको जो पहनना है वो पहने। इसका तो रॉल्स ने क्या रखा, बुर्का रखा, क्या निकल के आया, बुर्का अनैतिक है। हमारे ऊपर जब अज्ञानता का पर्दा पड़ा होगा
तो हम कभी इस नियम का समर्थन नहीं करेंगे कि किसी एक वर्ग को बुर्का पहनाया जाए। धर्म तय करे कौन क्या पहनेगा, ये तो हम तब तय करते हैं जब हमको पता होता है कि हमको नहीं पहनना, लड़कियों को पहनना है, तब हम इसको तय करते हैं। और उसमें कह दिया जाए सही, एक वर्ग होगा जिसको सिंदूर लगाना पड़ेगा, मंगलसूत्र पहनना पड़ेगा, लिपस्टिक लगानी पड़ेगी। दूसरा, धर्म तय करेगा कि एक वर्ग है जिसको कुछ सांस्कृतिक प्रतीक धारण करने होंगे, राज्य तय करेगा, और एक किसी को सिंदूर मंगलसूत्र नहीं लगवाया जाएगा, अपनी मर्जी से सब कुछ छोड़ दिया जाएगा। अभी जो लोग कहते हैं कि सिंदूर हमारी संस्कृति है, मंगलसूत्र हमारी संस्कृति है, कहां आप जाएंगे? फिर से अमित कुमार, मोहम्मद निसार सोचेंगे कि अगर हमें सिंदूर मंगलसूत्र वाला नियम बनवा दिया, कल को कह दिया कि जो नर है वो सिंदूर लगाएंगे, वो मंगलसूत्र पहनेंगे, तो मैं अपने बाल में कल से सिंदूर भर के आऊंगा, मांग भरी होगी मेरी, मंगलसूत्र लटक रहा होगा, क्या सोचूंगा? ये नियम ठीक नहीं है। क्या ठीक है नियम? न धर्म तय करेगा कोई सिंदूर लगाएगा, मंगलसूत्र पहनेगा, न राज्य तय करेगा, न किसी एक वर्ग के लिए नियम बनाया जाएगा, सब अपनी मर्जी से तय करेंगे। जैसे अज्ञानता के आवरण में तुमको डाला गया, तो क्या कहेगा? तुमको बस पहचान ना बताई जाए तुम्हारी, तुम स्त्री बनाए जाओगे, पुरुष बनाए जाओगे ना बताया जाए, नर मादा तो तुमको पता, उस पर पर्दा डाल नहीं सकते, तुमको अपने शरीर का ज्ञान है, उस पर पर्दा नहीं डाल सकते, लेकिन इस पर पर्दा डाल सकते हैं कि नर को हम स्त्री बनाएंगे कि मादा को, नर को सिंदूर लगवाएंगे कि मादा को। ये हम कह सकते हैं कि एक नियम होगा नर को सिंदूर लगाया जाएगा, एक नियम होगा मादा को लगाया जाएगा, एक होगा धर्म के हिसाब से तय किया जाएगा, एक होगा किसी के बारे में कोई तय नहीं करेगा, सब अपना तय करेंगे। रॉल्स कहेगा जब आप अज्ञानता के पर्दे के पीछे लोगों को रखेंगे, पीडब्ल्यू की पूरी क्लास को अज्ञानता के पर्दे के पीछे आप ले जाएंगे और कहेंगे कि तुम नियम बनाओ, बस हम बाद में बताएंगे कि तुमको क्या करेंगे। जैसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण विकास में से एक चीज चुननी पड़ेगी, पर्यावरण विकास में टकराव हो तो पर्यावरण चुनोगे कि विकास? अभी तुमको अगर ये पता चल जाए कि तुम्हारा घर बिहार में है, अगर अभी ये पता चल जाए कि तुम्हारा घर बिहार में है, उत्तर प्रदेश में जहां समुद्र नहीं है, तो तुम कहोगे विकास करिए, रोजगार जनरेट कीजिए, पर्यावरण की चिंता होती रहेगी। जैसे ट्रंप कह रहा है हम विकास करेंगे, अमेरिका का तेल निकालेंगे, अमेरिका का तेल निकालेगा तो दुनिया का तेल निकल जाएगा। लेकिन अज्ञानता के पर्दे के पीछे पूछा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? तुम बताओ कि पर्यावरण चुनोगे कि विकास? लेकिन जिसको चुनोगे, पर्यावरण को चुनोगे, ज्यादा महत्व दोगे, विकास को ज्यादा महत्व दोगे, अलग विकल्प होंगे। पर्यावरण विकास में चुनाव होगा तो पर्यावरण चुनेंगे, दूसरा होगा पर्यावरण विकास में चुनाव करना होगा, विकास को चुनेंगे, तीसरा हमारा राज्य तय करेगा पर्यावरण विकास में क्या चुनना है, विकल्प दे दी जाएंगे। लेकिन क्या कहा जाएगा? तुमको किस राज्य में रखेंगे ये बाद में बताएंगे, तुमको पलाऊ भेजेंगे, नाउरू भेजेंगे, मार्शल आइलैंड भेजेंगे, फिजी भेजेंगे, कहां भेजेंगे बाद बताएंगे, पाकिस्तान में रहोगे, भारत में रहोगे बाद बताएंगे। क्या सोचोगे? अगर नियम बनवा दिया विकास वाला, अब भारत में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में चले आए तो बहुत फायदा है, विकास होगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा। फिर क्या सोचोगे? अगर नियम बनवा दिया विकास वाला, हमको भेज दिए कहां, हमारी पहचान क्या बना दी? पलाऊ की, पलाऊ में जाओ नागरिक बनो। पता चला कि इधर बिहार और यूपी के लोगों ने विकास किया, भारत के लोगों ने, उधर पलाऊ डूब गया समुद्र में ग्लोबल वार्मिंग से। क्या सोचूंगा कि अगर मुझे ये राज्य मिल गया भारत तो बहुत फायदा है, लेकिन पलाऊ मिल गया तो बहुत नुकसान है। जैसे वहां सोचा था कि केक मैंने काट दिया 3 भाग में, मेरी गर्लफ्रेंड का नाम निकला है, बांटने में बहुत फायदा है, मेरी मां का नाम निकला है, बांटने में बहुत फायदा है, लेकिन दुश्मन का नाम निकला है, पड़ोसी का नाम निकला है, बहुत नुकसान है। तो क्या किया था? केक 5 भाग में काटा था, किसी का नुकसान ना हो। तो क्या चुनोगे? पर्यावरण को चुनते हैं। बिहार, यूपी, इंडिया में रख दिया, किसी ऐसे देश में रख दिया जहां समुद्र नहीं है या ग्लोबल वार्मिंग का कम असर पड़ेगा, तब भी कम से कम पर्यावरण तो बचा रहेगा, विकास थोड़ा धीमा हो जाएगा तो क्या होगा? अब पलाऊ में रख दिया तो कम से कम मेरा देश तो डूबने से बचेगा। क्या सोचोगे? महत्तम लाभ के लिए नहीं सोचोगे, तुम सोचोगे किसी पहचान को हानि ना हो पाए। जैसे केक वाले में तुमने सोचा था, क्या सोचा था? केक अगर हम 3 हिस्सों में काटेंगे, हमारी गर्लफ्रेंड का नाम निकले, महत्तम लाभ हो सकता है, बड़ा हिस्सा उसको मिल जाएगा, पड़ोसी दुश्मन को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर दुश्मन का नाम निकलाया तो सारा लाभ खत्म हो जाएगा। वैसे मैं सोचूंगा कि भारत में मुझे रख दिया तो बहुत लाभ हो सकता है, लेकिन पलाऊ में रख दिया तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए क्या करो? पर्यावरण बचाओ, कम से कम जिंदा तो बचेंगे, देश तो बचेगा, विकास थोड़ा बहुत धीमा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका पर्यावरण विकास में रॉल्स कहेगा कि अगर अज्ञानता के पर्दे के पीछे आपको रखा जाए तो आप कभी विकास का समर्थन नहीं करेंगे, आप हमेशा समर्थन करेंगे पर्यावरण का। पर्यावरण को बचा के जितना विकास हो सकता है उतना ही विकास करना है। तो क्या निष्कर्ष क्या निकल रहा है? रॉल्स कह रहा है कि अगर अज्ञानता के पर्दे के पीछे लोगों को रख दिया जाए और उनको उनकी चेतना में जो भार समाते हैं, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, ये सब उनको पता ना हो, लैंगिकता, उनका लिंग क्या बनेगा, स्त्री की पुरुष, उनकी राष्ट्रीयता क्या बनेगी, ये सब पता ना हो लोगों को, हटा दिया जाए, तो रॉल्स कहेगा लोग हमेशा उस विकल्प का चयन करेंगे जिसमें महत्तम लाभ है उसका नहीं, उस विकल्प का चयन करेंगे जिस विकल्प को चुनने पर किसी पहचान को नुकसान ना हो। जिस विकल्प का चयन करने पे चाहे मुझे स्त्री बना दिया जाए, चाहे मुझे पुरुष बना दिया जाए, चाहे भारत में रख दिया जाए, चाहे पलाऊ में रख दिया जाए, मेरा नुकसान न्यूनतम होना चाहिए। जैसे केक काटने में क्या किया था? 5 भाग में काटा, फायदा मैक्सिमम नहीं हुआ, लेकिन किसी पहचान को नुकसान नहीं हुआ। तो जैसे आपको अज्ञानता के आवरण में रखा जाएगा, क्या देखेंगे आप? ऐसे में चेतना वही विकल्प चुनेगी जिससे किसी भी पहचान का
नुकसान ना हो। चाहे मुझे स्त्री बना दो, चाहे मुझे पुरुष बना दो, जब बुर्का किसी को नहीं पहनना होगा तो ना मुझे पहनना पड़ेगा ना किसी और को पहनना पड़ेगा। इसी में सबका नुकसान कम है। केक 5 भाग में काट दिए थे अज्ञानता के पर्दे में आने पर, किसी का महत्तम नुकसान नहीं हुआ था, फायदा किसी का महत्तम नहीं हुआ। पहले वाले जब केक में जानबूझ के काट रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड इसको देना है, मां को देना है, 3 पहचानों को फायदा महत्तम हुआ था, लेकिन 2 को नुकसान महत्तम हुआ था। और जब चेतना अज्ञानता के पर्दे के पीछे जाएगी तो कैसे सोचेगी? किसी भी पहचान को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं सोचेगी, क्योंकि पहचान उसको भी दी जा सकती है। इस लॉस ने क्या निकाला? इससे लॉस ने निकाला अतः भार रहित चेतना जो मूल स्थिति में अज्ञानता के पर्दे के पीछे से निर्णय लेगी, उसका निर्णय सदैव क्या होगा? उसका निर्णय सदैव सभी पहचानों को न्यूनतम क्षति पहुंचाने वाला होगा, क्योंकि चेतना को अपनी स्वयं की पहचान ज्ञात नहीं होगी। तो काल्पनिक युक्ति से रॉल्स ने समझाया कि जिस चेतना को अपनी पहचान नहीं पता होगी कि वो अल्पसंख्यक बनेगा कि बहुसंख्यक बनेगा, वो चेतना हमेशा ऐसे निष्कर्ष तक ही जाएगी जिसमें किसी पहचान का नुकसान ना हो। तो क्या बन गया इससे? इससे रॉल्स ने पहचान लिया कि अतः नैतिकता बराबर उचित बराबर न्याय बराबर निष्पक्षता बराबर न्यूनतम क्षति का नियम। वही चीज निष्पक्ष है जिसको चुनने से किसी पहचान को महत्तम क्षति ना पहुंचे। कांट ने क्या बताया था? वही चुनो जो सार्वभौमिक हो, वही चुनो जिसमें मनुष्य को साध्य माना जाए। रॉल्स क्या कह रहा है? वही चुनो जिसमें किसी पहचान को महत्तम क्षति, किसी पहचान को क्षति ना हो। तो रॉल्स के अनुसार नैतिकता बराबर न्यूनतम क्षति। जिस विकल्प में किसी को महत्तम लाभ मिल रहा होगा, किसी की महत्तम क्षति हो रही होगी, रॉल्स के अनुसार वो विकल्प नैतिक नहीं होगा। तो जरा बताओ, अगर मैं सिद्धांत को, इस बात को लागू करूं कहां? जब मैंने केक काटा था, अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया था और कहा था महिला सशक्तिकरण के नाम पर है, अपनी मां को बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया था, कहा था आर्थिक सामाजिक न्याय के नाम पर है, 2 पहचान को कोई चीज नहीं दी थी, पड़ोसी को कुछ नहीं दिया था, जानी दुश्मन को कुछ नहीं दिया था, तो 2 पहचान को महत्तम क्षति हुई थी और 3 पहचान को महत्तम लाभ हुआ था। लाभ कैसे पहुंचाया था? न्याय और सशक्तिकरण के नाम से। लेकिन रॉल्स का ये नियम अगर लगाओ क्या पता चलेगा? क्योंकि उसमें 2 पहचान को महत्तम क्षति हुई थी, ना पड़ोसी को कुछ मिला था, ना जानी दुश्मन को कुछ मिला था, तो भले तुम कितना ही कह दो कि न्याय हुआ है, सामाजिक न्याय के आधार पर किए हैं, सशक्तिकरण के आधार पर कहें, रॉल्स कहेगा अनैतिक है। भारत जैसे राज्य में अक्सर यही होता है। भारत जैसे राज्य में वोट बैंक के लिए जब हम काम करते हैं तो कुछ पहचानों को महत्तम लाभ देने की बात करते हैं, जिनका वोट बैंक है, भले उससे कुछ पहचानों को नुकसान हो। जैसे टैक्स लगाते जाते हैं मिडिल क्लास पे, और टैक्स लगा के रेवड़ी की तरह बाकी लोगों को बांटते जाते हैं, टैक्स पेयर का महत्तम नुकसान कर रहे हो। रॉल्स कहेगा ये नैतिक नहीं है। महत्तम नुकसान वाला कोई आइडिया जिसमें एक पहचान को महत्तम नुकसान होने लगेगा, वो नैतिक नहीं है। क्योंकि चेतना को अगर आपकी पहचान पता ना हो तो कभी भी किसी भी पहचान के लिए महत्तम क्षति वाले नियम का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि वो सोचेगी कि जो नियम मैं महत्तम क्षति का बनवा रही हूं, मेरी पहचान अगर उसमें डाल दी गई तो मुझे भी महत्तम क्षति होगी। इसलिए निष्पक्ष तरीके से सोचने वाली चेतना किसी पहचान को महत्तम क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे? इससे रॉल्स ने क्या बताया? इस आधार पर रॉल्स ने नैतिकता की पहचान का आधार क्या बताया? न्यूनतम हानि को बताया। मतलब जैसे मान लो पहचान ए बी सी हो, इधर विकल्प 1 2 3 हो। मान लो विकल्प 1 चुनने पर पहचान ए को महत्तम लाभ तथा बी सी को महत्तम हानि हो, तो यह अनैतिक होगी। इसी तरीके से अनैतिक होगी नहीं, होगा कर लो। विकल्प 2 चुनने पर ए सी को महत्तम लाभ, बी को महत्तम क्षति, तो यह भी अनैतिक होगा। और विकल्प 3 चुनने पर यदि किसी को भी महत्तम लाभ नहीं लेकिन किसी की भी महत्तम क्षति नहीं, तो यह क्या होगा? तो यह नैतिक होगा। तो जब भी रॉल्स से हम पता करेंगे तो क्या करेंगे? एक तरफ पहचान लिख लेंगे और दूसरी तरफ विकल्प लिख लेंगे, और हर विकल्प के साथ मिला के देखेंगे कि जितनी पहचान है उसमें किसमें महत्तम लाभ महत्तम क्षति हो रही है। जिसमें महत्तम लाभ महत्तम क्षति होगी उस सारे विकल्प को क्या कर देंगे? क्रॉस। वो विकल्प जिसमें
किसी पहचान को भी महत्तम क्षति नहीं होगी, उसे क्या करेंगे? चुन लेंगे, कहते हैं यही नैतिक है, यही निष्पक्ष। तो इस आधार पर रॉल्स ने पता किया कि निष्पक्षता हमेशा न्यूनतम हानि के सिद्धांत से जुड़ती है। अब कल मैं इससे आगे की बात जब बताऊंगा सुबह, तो रॉल्स के 2 नियम बताऊंगा आपको, जिनको रॉल्स ने इसी फार्मूले से निकाला। जैसे कांत में 4 सूत्र थे ना, रॉल्स ने से 2 नियम निकाले, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2, और कहता उन 2 नियमों के साथ जो बात संगत होगी उसी को नैतिक मानेंगे। आप आज इतना सीख गए रॉल्स पढ़ने पर कि जब भी हमारे मन में डाउट हो, बुर्का को लेके, हिजाब को लेके, मंगलसूत्र को लेके, रिफ्यूजी क्राइसिस को लेके, पर्यावरण की नैतिक, पर्यावरण और विकास के बीच, तो रॉल्स कहेगा कि आप एक तरफ सारे हितधारकों का नाम लिख दीजिए, दूसरी तरफ विकल्प लिख दीजिए। अब पता कीजिए किस विकल्प को चुनने पर सभी हितधारकों को न्यूनतम क्षति होगी, जिस विकल्प से न्यूनतम क्षति सभी हितधारकों को हो रही हो उसी को टिक कर दीजिए, वही नैतिक है। जिससे कुछ हितधारकों को महत्तम लाभ हो रहा हो, कुछ को महत्तम क्षति हो रही हो, वो नैतिक नहीं है। कल से हम 2 नियम रॉल्स के पता करेंगे, और नियमों को समझने के बाद रॉल्स की भी कुछ आलोचना भी देखेंगे। ये भी देखेंगे कि रॉल्स अपने नियमों से कैसे दुविधाओं को हल कर देगा। जैसे कांत में आपने इंटरव्यू वाली दुविधा हल की थी, वैसे रॉल्स में भी देखेंगे। जैसे नदी जल बंटवारा, कावेरी नदी का जल बंटवारा हमारे देश में नहीं हो पा रहा है, रॉल्स के फार्मूले से हम कर लेंगे। तो हम इस तरह की कुछ बात कल देखेंगे। तो आज इतना ही, इससे आगे कल सुबह 9:30 बजे।